एमपीपीएससी मेंस के लिए विश्व भूगोल श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पर्वत और पठार की क्लासेस किए हैं। यदि आप एमपीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है प्रमुख भौतिक लक्षण, जिसमें हम लोगों ने पर्वतों को कंप्लीट कर लिया है, पठारों को कंप्लीट कर लिया है। उतना तो कंप्लीट कर ही लिया है जिससे एमपीपीएससी में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो लगभग हम लिख कर आ जाएं। अब अगला टॉपिक होना चाहिए था मैदान, तभी तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कर सकते हैं। पर ये मेरा मानना है कि यदि हम मैदान पढ़ते हैं, नदियों को नहीं पढ़ते पहले, तो मैदान उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो अधिकतर मैदान हैं वो प्रमुख रूप से नदियों के द्वारा ही बने हुए हैं, जिन्हें हम जलोढ़ निर्मित मैदान कहते हैं। हालांकि नदियों के अलावा भी मैदान बनेंगे। कुछ मैदान हवा के द्वारा बनते हैं जिनको लोयस के मैदान कहते हैं, कुछ मैदान हिमनद के द्वारा बनते हैं जिन्हें हिमोड़ के मैदान कहते हैं। पर लोयस और हिमोड़ के मैदानों की संख्या पृथ्वी पर बहुत कम है, या मैं ये कहूँ कि 98% प्रकार के जो मैदान हैं वो नदियों के द्वारा निर्मित ही मैदान हैं। तो यदि हम मैदान की क्लास करते हैं और नदियों का हमको ज्ञान नहीं है तो शायद उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप ना समझ पाओ। इसीलिए सीक्वेंस तोड़ रहा हूँ। मैदान ना पढ़ाकर मैं आपको आज की क्लास में नदियों का ज्ञान दूंगा। नदियों की 2 से 3 क्लास होंगी, क्योंकि नदियों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, इनको 3 कैटेगरी में मैंने तोड़ा है एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से, और कोशिश की है कि प्री भी इसमें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नदियों का टॉपिक प्री में भी पूछा जाएगा। तो एक मैंने कैटेगरी ऐसी रखी है जिसमें शब्दावलियों से संबंधित नदियों में प्रश्न एमपीपीएससी पूछ सकती है। मैं कहूं तो ये 3 मार्कर्स हैं। शब्दावलियां कैसी? साधारण से प्रश्न पूछेगी। नदियों में यही प्रश्न पूछ सकती है कि नदी क्या है। जैसे आपदा प्रबंधन में उसने पूछा एनडीएमए क्या है, तो वो तो बहुत धरातल पर और बहुत सतही प्रश्न पूछ सकती है। अब नदी हम सुनते तो जीवन भर आए हैं, अगर मैं पूछ दूं नदी किसे कहते हैं तो लिखने में समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से और भी कई अन्य शब्दावलियां हैं, जैसे अपवाह प्रतिरूप इंग्लिश में कहें तो ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर, प्रत्यावर्ती नदियां किसे कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर, सरिता अपहरण किसे कहते हैं, रिवर कैप्चरिंग क्या है। इसी प्रकार से एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न बनेंगे, और नदियों में यहां से प्रश्न जरूर आएगा, जब भी आएगा तो। फिर थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं। अगर नदियों से एमपीपीएससी को और भी कोई प्रश्न पूछना है तो वो विश्व की प्रमुख नदियों से प्रश्न पूछेगा, जितनी भी महाद्वीप में नदियां बह रही हैं। तो हमें करना क्या है कि जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनकी प्रमुख नदियों को पहले फोकस करो। जैसे अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अब इस अमेजन की कुछ प्रमुख ऐसी सहायक नदियां होंगी जो किसी ना किसी कारण से चर्चा में रही होंगी, और सिलेबस में लिखा है प्रमुख भौतिक लक्षण। तो जब भी हम कोई नदी पढ़ेंगे तो इसकी सहायक नदी एक लक्षण है, यह डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है, एक लक्षण है, यह किस प्रकार की और अन्य स्थलाकृतियां बनाती है, ये भी एक लक्षण है। तो जब भी हम बड़ी बड़ी नदियों को पढ़ने वाले हों तो इस डायमेंशन पे काम करेंगे। इसका हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस समझाने का काम रह जाएगा। इस वाली कैटेगरी में याद ज़्यादा करना है, समझना कम है। पर याद करने के लिए मैप में जो मैं उकेरूंगा नदियों का चित्र, उससे दिमाग में शायद कुछ देर छपा रहे कि हाँ, हमको अमेजन नदी महसूस हो रही है, जो सर ने अफ्रीका पे डायग्राम से समझाई थी। और फिर इसकी मैं लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा कि इनके 5-5, 4-4 पॉइंट क्या हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अमेजन के साथ नील, मर्रे, कांगो इत्यादि नदियों के लक्षणों को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर समय बचेगा, फिर हम ऐसी नदियों को फोकस करेंगे जो चर्चा में है, जैसे मनम्बोहो रिवर, सीताराम रिवर, कुसियारा रिवर, बराक रिवर। तो जो चर्चा में नदियां रहती हैं वो भी 3 नंबर में पूछ ली जाती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। फिर लास्ट जो एक डायमेंशन नदियों का और हो सकता है वो है नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब ऐसा सिलेबस में स्पष्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन उसने कहा है कि लक्षण पढ़कर आइए नदियों के। तो इसका एक लक्षण ये भी है कि यह स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती हैं। अब नदियां 2 प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगी, एक तो अपरदन से इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएंगी, और एक निक्षेपण से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाएंगी। जैसे जलप्रपात। अब जलप्रपात नदियों का एक लक्षण है
जो अपर्दन से बनता है। ठीक इसी प्रकार से डेल्टा नदियों का एक लक्षण है जो निक्षेपण से बनता है। और ये दोनों जो हमने बनाई हैं ये स्थलाकृतियां हैं, इसीलिए मजबूरी हो जाती है कि नदियों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। तो नदियां एक बहुत विशाल टॉपिक है और नदियों से प्रश्न निकालना अपने आप में एक चैलेंज है। आप यकीन मानो 3 मार्कर्स में नदियों के प्रश्न बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन को खोलना टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि पीएससी मेंस जो 2023 या 24 में होने वाला है उसमें अपने नदियों के 3 मार्कर्स बन जाएं, 5 भी बन जाए, 11 भी बन जाए। और नहीं बने तो मेरे ऊपर आके क्लेम मत करना कि मास्टर तुमने लंबी लंबी बातें की। कोई लंबी बातें नहीं कर रहा हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ, फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो डला तो है ही, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दावलियों की बात करें तो शब्दावलियों में नदियों के टॉपिक में पहला टॉपिक तो यही होना चाहिए कि नदी कहते किसको है। तो नदी का जो कंटेंट है वो ऐसा हो सकता है, एक तो पॉइंट लिख के आना है सरिता, फिर लिख के आना है प्राकृतिक अपवाह, उत्पत्ति तुंगता से, और अंत होता है सागर में मिलने से। सागर की जगह अगर मैं लिखूं किसी जल राशि में मिलने से उसका अंत होता है। अब ये वो पॉइंट हैं जिनको लिखकर आप 3 नंबर या 5 नंबर का कंटेंट बना सकते हैं, पर लिखा तो किताबों में भी है। इमेजिन कैसे हो चीज़ों को वो समझना जरूरी है। तो आप उसको कुछ ऐसे समझने का प्रयास करें। सपोज करो कि हमने पृथ्वी को ऐसे इमेजिन किया, और जो मैं ये पृथ्वी बना रहा हूं यह काल्पनिक है, वास्तविक ऐसी पृथ्वी हो ही नहीं सकती। ये वाला हिस्सा है एकदम सपाट, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय प्रथम श्रेणी की उच्चावच्ची स्थलाकृतियां बनी, जिसमें महासागर और महाद्वीपों को शामिल करते हैं। फिर पृथ्वी सिकुड़ना शुरू की तो आयतन में कमी आई, तो उसमें सिकुड़न से बलन पड़े। कुछ सिद्धांत ऐसा कहते हैं। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि ज्वारीय बल लगा, कुछ सिद्धांत मानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर भूभौतिक भू रासायनिक क्रियाओं के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही उस बल की वजह से पृथ्वी पर हलचल हुई और पृथ्वी की जो सपाट सतह थी वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की उच्चावच्ची स्थलाकृतियों में बदल गई। तो जो उच्चावच्ची स्थलाकृतियों में बदली वो हमने शुरू की क्लास में समझा है। और यहाँ उच्चावच्ची स्थलाकृतियों का सीधा सा मतलब है पर्वत और पठार इत्यादि का निर्माण हो जाना। अब जब पर्वत पठार बनेंगे तो कुछ पर्वत पठार महाद्वीप पर होंगे, कुछ महासागरों पर होंगे। तो कुल मिला के पृथ्वी के निर्माण होने के क्रम में महाद्वीप बने, पर्वत बने, पठार बने, महासागर बने। अब जब ये सब प्रोसेस हो रहा था तो पृथ्वी तो धधकता हुआ आग का गोला थी। आग का गोला होने की वजह से विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी और जलवाष्प ऊपर जा रहा था, विभिन्न प्रकार की गैसें ऊपर जा रही थी। जलवाष्प ऊपर गया और बादलों का निर्माण किया। इन बादलों से वर्षा हुई। यही वर्षा एक जल सरता के रूप में प्रवाह होने लगी और बहते हुए प्राकृतिक जल को भूगोल की भाषा में नदी कहा जाता है। कुल मिला के ऐसा जल जो ऊंची ढाल से निम्न ढाल की ओर अपने आप बह रहा हो उसे भूगोल में नदी कहा जाएगा, बात खत्म। पर नदियां भी 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी नदियां, नदी मतलब समझ रहे हैं आप, जल का प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर अगर आपको जल बहता हुआ प्राकृतिक रूप से दिखे, समझ लेना वो नदी है। अब वो जल ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पे कब जाएगा? जब ऊंचे स्थान पर कोई जल प्राप्त हो रहा हो। ऊंचे स्थान पर जल प्राप्त कैसे होगा कि भाई यहां पर जल भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊंचे स्थान पर जल भरने के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला तो ये है कि वर्षा का जल यहाँ पर पहुंच जाए, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि कोई परमानेंट यहाँ पर जल का स्रोत बन जाए। तो तुमको मालूम है कि जब हम धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, और तापमान तो कभी कभी इतना कम हो जाएगा कि माइनस में पहुंच जाएगा। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता होगी वो बर्फ का रूप ले लेगी और इस प्रकार से पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर बनना शुरू करेंगे। ग्लेशियर का मतलब है बर्फ के पहाड़, जैसे कि हिमालय में मिलता है। अब ये जो ग्लेशियर है जो कि बर्फ का पहाड़ है, जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें विभिन्न प्रकार के बल, चूंकि वो ग्लेशियर का दबाव भी तो उसके ऊपर पड़ रहा होगा, दबाव भी कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही तापमान है, और बर्फ को तापमान से बड़ी नफरत है। जैसे ही वो बर्फ तापमान को देखता है तो पानी पानी हो जाता है। तो जो पहाड़ है, ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, वो पिघलेगा। अब बर्फ का पहाड़ पिघलेगा तो मिट्टी का तेल तो निकलेगा नहीं, पानी ही निकलेगा। तो वही पानी जलधारा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर बहना शुरू करेगी। तो जो नदियां वर्षा की वजह से ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों पर बहती हैं
उनको कहते हैं मौसमी नदियां, और जो वर्ष भर बहती हैं उनको कहते हैं सदा नीरावर नदियां। तो सदा नीरा नदियां सामान्यतः वो नदियां होती हैं जिनका उद्गम ग्लेशियर से होता है, क्योंकि ग्लेशियर में तो निरंतर पानी प्राप्त होता रहेगा। और मौसमी नदियां वो नदियां होती हैं जिनका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता है, ऐसे स्थानों से होता है जहां वर्षा का पानी आने के बाद ही उनका उद्गम हो सकता है। तो नदियों में दो प्रकार हो गए, एक सदा नीरा नदियां और एक मौसमी नदियां। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस ऊंचाई से ये जो बहता हुआ प्राकृतिक जल की धारा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ढाल और दूसरा कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो अगर तुम और बुद्धिमानी से उत्तर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ऐसा प्राकृतिक प्रवाह जो ढाल और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर भागे उसको नदी कहा जाता है। अब नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तुंगता से। तुंगता का मतलब ऊंचा स्थान, और उसका अंत कहां होता है? किसी ना किसी जलराशि में। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो नदी होती है उसका एक लक्ष्य होता है। जब कोई नदी जन्म लेती है ना, तो वो किस उद्देश्य से जन्म लेती है। तो जब आप पीएससी कर रहे हो तो नदियों से सीखो कि कैसे अपने टारगेट को सेट करते हैं। कोई भी नदी जब जन्म लेती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे सागर से जाके मिलना है, जलराशि से जाके मिलना है। और वो ऊंचे स्थान पर जाके जन्म लेती है, और सागर कहाँ? नीचे स्थानों पर होते हैं। तो जब ऊंचे मतलब बड़े घर की लड़की है, सागर गरीब लड़का है, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है, जन्म तो हो गया है, मिलना तो है ही। तुम्हारा जन्म हुआ है पीएससी के लिए, तो तुम्हें करना क्या है? पीएससी तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो भी आए उसको हटा दो। तो जो नदी इस ऊंचे स्थान से जन्म ले रही है उसको सागर से मिलने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो रास्ते में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां आएंगी, अवरोध आएंगे, पर नदी को तो सागर से मिलना है। जो भी अवरोध आएंगे वो काटती हुई चली जाएगी। तो जब नदी ऊपर से नीचे उतरेगी तो इस प्रकार से वो कटाव करेगी, और जब मैं ऐसा इशारा करूं इस प्रकार से कटाव करेगी तो इसको ज्योग्राफी में लंबवत अपरदन कहते हैं। और जब मैं ऐसा इशारा करूं कि इस प्रकार से काटेगी तो इसको ज्योग्राफी में क्षैतिज अपरदन कहते हैं। बेटा याद रखना, इशारे से समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे लंबवत अपरदन अगर करने के लिए बोलूं तो इसका मतलब गहराई बढ़ रही है, और अगर मैं क्षैतिज अपरदन करने के लिए बोलूं तो इसका मतलब चौड़ाई बढ़ रही है। तो जब भी कोई नदी लंबवत अपरदन करेगी तो गहराई बढ़ेगी, क्षैतिज अपरदन करेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी। अपरदन से नदियों के साइज निर्धारित होते हैं, गहराई निर्धारित होती है। अब बताओ नदी किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे नदी ऐसी सरिता है जिसका प्रवाह प्राकृतिक होता है, उत्पत्ति तुंगता से, और अंतिम लक्ष्य होता है किसी जलराशि से मिलना, उसको हम नदी कहते हैं। प्राकृतिक बहते हुए जल को या प्राकृतिक प्रवाह को नदी कहा जाता है। जब कोई नदी उत्पन्न होती है तो उसकी धारा छोटी होती है, उसको सरिता कहते हैं। थोड़ी और बड़ी हो गई तो वो नदी कहलाएगी, और बड़ा हो गया तो वो अपवाह कहलाएगा। इन तीनों का सीधा सा मतलब एक ही है कि ये प्राकृतिक प्रवाह है, बस इनके नाम बदलते जा रहे हैं क्योंकि इनके साइज बदलते जा रहे हैं। मैं सरिता बोलूं तो नदी समझना, नदी बोलूं तो नदी समझना, अपवाह बोलूं तो नदी समझना। क्या यह बात समझा पाया हूं कि नदी किसे कहते हैं? अब सोचो कि एक स्टेप बढ़कर कोई तुमसे ये पूछे कि नदी तो हमें समझ में आ गई बेटा, नहर किसे कहते हैं? अब आप देखो ध्यान से, नदी और नहर दोनों की प्रकृति एक जैसी है। नदी भी इस प्रकार से लंबी लंबी और इसके बीच में पानी बहता हुआ दिखाई देता है, बोलो हाँ या ना। नहर भी हमको ऐसे ही दिखाई देती है, बस फर्क ये है कि जो नदी होती है इसमें प्राकृतिक प्रवाह होता है, और जो नहर होती है इसमें कृत्रिम प्रवाह होता है। तो नहर को ऐसे परिभाषित कर देना कि कृत्रिम नदी को नहर कहा जाता है। कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा ढाल का निर्माण किया गया है, अपने आप नहीं हुआ है। अगर मानव ऐसा चैनल बना दे जिससे कि प्रवाह जल का हो पाए तो वो नहर कहलाता है। पॉइंट और याद रखना बेटा, नदी और नदी चैनल में अंतर होता है। यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नदी और नदी चैनल में अंतर होता है, रिवर चैनल बोलते हैं इनको। जब मैं बोलूंगा नदी चैनल तो एक्चुअली ये एक भौतिक संरचना होती है, यह एक भौतिक संरचना होती है। और जब मैं बोलूंगा नदी तो ये जल राशि होती है। सर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और आसान भाषा में समझा दीजिए। तो बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि नदी का मतलब जल राशि
और नदी चैनल का मतलब भौतिक संरचना। एक इमेज देखो और अच्छे समझ में आएगा, फिर इस उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक संरचना है नाली नुमा। यहाँ पे पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सूखा हुआ दिख रहा है, तो जब मैं बोलूंगा नदी सूख गई, तो इसका मतलब यहाँ पे तो पानी है पर ये वाला एरिया सूख गया है, लेकिन संरचना तो मुझको दिखाई दे रही है ना। पानी सूख गया, नदी गई, पर जो संरचना है ये नदी चैनल है। नदी चैनल एक स्ट्रक्चर है, रिवर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है इसको, या चैनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये तुमको नाली नुमा सक्रिय संरचना दिख रही है, दिख रहा है कि ये नदी का मार्ग था पर पानी इसमें नहीं है, तो पानी नहीं है वही तो नदी है। नदी सूख गई का मतलब पानी सूख गया। अब जो ढांचा बचा हुआ है ये है चैनल मॉर्फोलॉजी, रिवर मॉर्फोलॉजी। अब सोचो अगर इसमें पानी आ जाए, मैं ऐसे पानी ला दूं तो तुम बोलोगे इसमें पानी आ गया, तो ये नदी आ गई। अब ये पानी इसके बाहर चला जाए, इस चैनल के बाहर आ जाए नदी के, तो बोलोगे नदी में बाढ़ आ गई। और अचानक से पानी पूरा यहां से गायब हो जाए तो बोलोगे नदी सूख गई। आई बात समझ में? नदी आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, नदी सूख गई, इसका मतलब पानी की बात हो रही है। अब वो पानी किसी ना किसी संरचना में तो बह रहा होगा। अब इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यहां से ऐसे उठाया, इसको ऐसे इमेजिन करो। अब ये है वो संरचना। अब अगर मैं इसमें इस प्रकार से यहां पानी डालूं, ये समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? तो ये पानी जिस संरचना में बह रहा है, संरचना में, उसे बोलते हैं नदी चैनल। और ये जो पानी तुमको बहता हुआ दिखाई दिया है, ये पानी जो तुमको बहता हुआ शायद देख पा रहे हैं क्या, ये पानी है तुम्हारा नदी। तो नदी का मतलब बताओ क्या है? वो बहता हुआ जल, और वो जल जिस संरचना में बहता है उसको नदी चैनल कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए हम वापस से आते हैं अपने मुद्दे पर। तो हमने क्या सीख लिया है? हमने नदी सीख लिया है, सरता सीख लिया है ना, नहर सीख लिया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तो सीख लिया, अब अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। इसके लिए भी एक सरल उदाहरण समझिए। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये एक गांव है। इस गांव का एक बहुत बड़ा तालाब है जो इस कोने में बना हुआ है। प्रत्येक गांव में एक तालाब होता है। उस तालाब से उस गांव की अधिकांश जरूरतें पूरी होती हैं, जल की, नहाने से लेकर कृषि सिंचाई तक। अब इस गांव की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे घर बने हुए हैं। ये मेन लाइन गई है, या मैं कहूं समझने के लिए ऐसे घर बने हुए हैं, यूं ऐसे। अब इस गांव में एक मेन नाला है, वो नाला ये रहा, ये मेन नाला है जो जाके इस तालाब में जाके मिल रहा है। ये जो नाला यहां पे आपको दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है अपवाह, या मैं कहूं सरिता, या मैं कहूं नदी। अपवाह का मतलब बहता हुआ जल। नदी तब हो जाएगी जब प्राकृतिक रूप से बह रहा हो। अब इन घरों से जो जल निकलेगा, इसका जल निकलेगा एक पतली सी नाली के द्वारा, इसमें आके कनेक्ट होगा। तो ये जो पतली सी नाली से कनेक्ट हुआ है भैया, ये भी तो अपवाह है। ये छोटा अपवाह, ये बड़ा अपवाह। तो अब इसमें हो सकता है इस घर का पानी आ रहा हो, इस नाली में मिल रहा हो, तो ये भी तो अपवाह है। अपवाह माने बहता हुआ जल। तो भाई तुम्हारी नाली बड़ी नाली में मिलती है, बड़ी नाली जाके बहुत बड़ी नाली में मिलती है, और बहुत बड़ी नाली जाके तालाब में मिल रही है। तो इस डायग्राम में तुमको 3 अपवाह दिख रहे हैं। और इतना तो बचपन से पढ़ा है कि यदि 2 से अधिक हो तो वो तंत्र बना लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अपवाहों के समूह को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब हम लोगों ने गंगा, यमुना, कई प्रकार की नदियां पढ़ी हुई हैं कि ऐसे पढ़ते हैं कि यहाँ से एक नदी है जिसका नाम गंगा है, वो आ रही है। फिर इसकी सहायक एक नदी है जिसका नाम यमुना है। फिर यमुना की सहायक चंबल है। फिर चंबल की सहायक सिप्रा है। तो ये जो गंगा है ये क्या है तुम्हारी नजर में? बोलो सर, ज्योग्राफी की दृष्टि से अपवाह है। यमुना भी तुम्हारी दृष्टि से क्या है सर? अपवाह है। चंबल भी क्या है? एक प्रकार से अपवाह है। छिप्रा भी क्या है? एक प्रकार से अपवाह है। तो 2 या 2 से अधिक अपवाह मिलकर जो ये तंत्र बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, इसी को तो अपवाह तंत्र कह रहे हैं। और वही यहाँ भाषाओं के रूप में लिख रहा हूं कि अपवाह तंत्र कुछ नहीं होता है, सरिताओं या नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है।
अब अगला पॉइंट, तो सर अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? इंग्लिश बोल दे रहा हूं यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, है ना। अपवाह तंत्र का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रतिरूप का मतलब ड्रेनेज पैटर्न। अब समझना सिस्टम और पैटर्न में अंतर है। कैसे? आप देखो, इमेजिन करके देखो कि कोई एक नदी है जो यहां से इस पहाड़ी से निकलने का प्रयास कर रही है। पहाड़ी का नाम है बदनाम पहाड़ी। अब इससे एक नदी निकली, इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है और यह जाकर लफंगे सागर से जाके मिल रही है। पॉइंट समझना, मतलब सागर से जाके मिल रही है। अब निकली कहां से ये नदी है? बदनाम पहाड़ी से, और झूमते गाते जाके सागर से मिल गई। पर रास्ते में इसको कई सारी सखियां मिलेंगी। अब इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये तो अपवाह है, बोलो हाँ या ना। ये नदी क्या है? अपवाह। अब हुआ क्या कि इसमें कई सारी आके नदियां मिल गई। इस प्रकार से एक नदी, दो नदी, ऐसे नदियों ने आके एक अपवाह तंत्र बनाया। नदियों की भी सहायक नदियां होंगी इस प्रकार से। और इसको 2 मिनट के लिए गायब कर दो। तो देखो ध्यान से, ये जो मैंने पतली पतली लाइनें खींची हैं, ये सब नदियों का अपवाह है। तो मैं एक नजरिए से देखूंगा तो ये तो तंत्र बन रहा है अपवाहों का, पर ये जो तंत्र बन रहा है इसका डिजाइन कैसा है? पेड़नुमा। तो जब कोई अपवाह तंत्र कोई डिजाइन ले ले तो उसको अपवाह प्रतिरूप कहा जाएगा। आसमान में तारे भी होते हैं ना, जैसे हमने देखा है कि ऐसे तारे बने रहते हैं। अब ये क्या है? तारे हैं। तो ये तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। पर ये तारे फिर किसी ना किसी रूप में आके हमको दिखाई देते हैं, तो ये प्रतिरूप हो जाता है। हम बादल ऊपर देखते हैं तो कभी बादल में हमें गधा दिखता है, कभी घोड़े दिखते हैं, कभी कुत्ता दिखता है, कभी बिल्ली दिखते हैं, कभी भगवान दिखते हैं, हाँ या ना। तो है तो वो बादल ही, वो बादल जिस रूप में आ रहा है वो बादल का प्रतिरूप है। तो एक दृष्टि से ये जो मैंने जाल बिछाया ये है तो नदियों का तंत्र ही, पर इसका एक अलग से डिजाइन दिख रहा है पेड़ के नुमा। तो इस प्रतिरूप को कहा जाएगा वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्ष के आकार की जब कोई नदी दिखाई दे तो उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो इसे बोलते हैं नदी का पैटर्न। कैसे लिखेंगे सर इसको? इसमें 3 शब्द आना बहुत जरूरी है। पहला है ज्यामितीय रूप। ज्यामितिक मतलब जियोमेट्रिकल, कैसा दिखेगा? त्रिभुजाकार, गोलाकार, फलानाकार, ढिकानाकार। दूसरा है उसकी स्थानिक व्यवस्था बतानी है। तो जब अपवाह तंत्र का खुद का एक ज्यामितीय रूप हो जाए, उसकी एक स्थानिक व्यवस्था हो और प्रवाह की प्रकृति दिखने लगे अलग से, तो उसे अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अब कैसे लिखोगे अपवाह प्रतिरूप बताओ मुझे? जब अपवाह तंत्र का एक खुद का विशेष ज्यामितीय रूप, स्थानिक व्यवस्था और प्रवाह की प्रकृति स्पष्ट हो जाए तो उसको अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। क्या मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा पाया हूँ कि अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो यहाँ तक आने तक हम लोगों ने नदी, अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, इन सब की बात की। अपवाह प्रतिरूप के कई सारे प्रकार हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। पर अपवाह प्रतिरूप के प्रकारों को पढ़ने से पहले और भी कई सारी शब्दावलियां हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, या फिर नदी को पढ़ने से पहले उन शब्दावलियों का ज्ञान होना हमारे लिए जरूरी है। क्या है वो शब्दावलियां और क्या है उनका ज्ञान, समझिए। ये शब्दावलियां आपको परेशान कर सकती हैं। कौन सी? ये वाली। पहला, अब बताओ अपवाह किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे जल का प्राकृतिक प्रवाह। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई मैग्नीट्यूड टू लो लेवल इज कॉल्ड ड्रेनेज। अब ये शब्द देखो, जल ग्रहण या बहेत, हिंदी में इसका एक शब्द और होता है बहेत, इंग्लिश में कहते हैं कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं। अब कैचमेंट एरिया जैसे ही सुनोगे तो दिमाग में लगता है यार ये क्या आ गया। फिर एक शब्द आता है वाटर सेट किसे कहते हैं, या हिंदी में कहें जल संभर किसे कहते हैं। इसमें एक शब्द आता है वाटर सेट मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन में और जल प्रबंधन में सुनने को मिलता है कि वाटर सेट मैनेजमेंट पर टिप्पणी करो। तो मैनेजमेंट तो तब कर पाओगे जब वाटर सेट का मतलब समझ में आ रहा हो। फिर एक शब्द और मिलेगा कि जल विभाजक किसे कहते हैं, भारत की प्राकृतिक जल विभाजक रेखा को समझाइए। और एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि अपवाह बेसिन या नदी बेसिन, बेसिन को हिंदी में द्रोणी कहा जाता है, तो अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। तो आपके सामने ढेर सारा अंबार है शब्दों का, और लिखने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको कैसे समझा रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करें। आप ऐसे इमेजिन करो कि यहां पर
एक मैंने बना दिया है पर्वत। बताओ पर्वत का नाम क्या रखूंगा मैं? बदनाम पर्वत। बदनाम क्यों? बस किस्से हैं बदनामी के, तुम लोग क्या जानो। कौन कहता है कि बर्बाद होने के लिए मोहब्बत करना जरूरी है? कभी पीएससी की तैयारी करके भी देखो, ना जाने कितने बर्बाद हुए। कुछ तो इसमें पीएससी के आशिक बैठे होंगे जो भयंकर बर्बाद हो चुके हैं। अब मान लो इस पर्वत से, समझना है, मान लो इस पर्वत से नदी इस प्रकार से निकली यूं, ये यहां से निकल रही है नदी, ये आ रही है, ये नदी की मुख्य धारा ऐसे आ रही है यूं, ऐसे। और इसका अंतिम लक्ष्य बताओ कहां पर है? और ये अंतिम लक्ष्य है इसका सागर से जाकर मिलना। यहां सागर बोल रहा हूं तो कोई लड़का अपने ऊपर ना ले ले कि माड़ साहब तुम हमें बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। सागर का मतलब जल राशि, यहां सागर लिख दे रहा हूं, जल राशि समझ लेना। लिख देता हूं जल राशि। तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे किसी का, नहीं तो कल को मेरे ऊपर केस फेस कर दिया जाए। अब बताओ ये क्या है? नीली रायन, जल्दी बोलो इसका नाम क्या है नीली रायन का? तो नीली रायन को तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये मेरी नजर में अपवाह भी है, ये मेरी नजर में सरिता भी है, और मेरी नजर में नदी भी है। बस फर्क इतना है कि साइज का फर्क है। अब यहां पे और भी कई नदियां हैं जो इसमें आके मिल रही हैं कुछ इस प्रकार से। एक नदी आके मिली, ऊपर से यहां पे दूसरी नदी आके मिली, इसी प्रकार से तीसरी, इस नदी में भी एक नदी आके मिली, इसमें भी एक नदी आके मिल गई, इसमें भी एक नदी यहां से आके मिल गई। अब आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। इस मुख्य नदी में यहां पानी आ रहा है क्योंकि यहां ग्लेशियर था। यानी ये जो नीले रंग की लाइन दिख रही है कहां से आ रही? ग्लेशियर से। इस वाली नदी में पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे कोई झील है। इस नदी में पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे कोई तालाब है। इन नदियों में पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे बादल से वर्षा होती है। और इन नदियों में पानी इसलिए आ रहा है कि जो शहर का पानी है वो आ रहा है, शहर से जो नालियों से पानी निकलता है वो आ रहा है। अब देखो, मैं अगर यहां पे नाम दे दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझना बेटा, पहली क्लास में समझ जाओगे तो फिर आगे फैक्ट रह जाएंगे। मान लो ये वाली नदी का नाम ए है, इस नदी का नाम बी है, ये वाली नदी सी है, ये नदी डी है, ये नदी ई है, ये नदी एफ है, और बड़ी वाली नदी का नाम जी है। अब मेरा मैप देख के बताओ जी नदी को पानी कहां से मिल रहा है? तो बोलोगे ग्लेशियर से। जब किसी नदी को जिस क्षेत्र से पानी मिलता है वह उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र, बहत बोलते हैं इसको, जो शब्द मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब मैं तुमसे बोलूंगा कि कैचमेंट एरिया का मतलब क्या, तो आप बोलोगे ऐसा क्षेत्र या प्रदेश या कोई भी एरिया जहां किसी भी प्रकार से पानी नदियों तक पहुंचता हो, कैसा भी पानी हो, गंदा हो, साफ हो, ग्लेशियर का हो, वर्षा का हो, तालाब का हो, झील का हो, बस वो बहते हुए अंत में जाके मुख्य नदी में जाके मिल जाए तो समझ जाना वो क्षेत्र कैचमेंट एरिया है। अब जी नदी के लिए कैचमेंट एरिया किसको माना आपने? ग्लेशियर को। अब बताओ ए नदी का कैचमेंट एरिया क्या है? झील। बी नदी का कैचमेंट एरिया क्या है? तालाब। सी नदी जो इधर दिख रही है इसका कैचमेंट एरिया क्या है? यहां वर्षा से पानी आता है, तो वर्षा जब होगी तभी पानी आएगा, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा। अच्छा, ई नदी का भी कैचमेंट एरिया किस पर निर्भर है? वर्षा पर। और एफ नदी का पानी कहां से आता है? जो शहर का गंदा पानी है वो आ रहा होता है। अब अच्छे बच्चों की तरह बताओ, अब चूंकि यहां वर्षा का पानी तो समय समय से ही आता है। अब हम में से कुछ लोग लालची और कुछ लोग बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस एरिया में जब देखा कि पानी नहीं बरस रहा है तो ये जो नदी थी यह सूख गई, तो अब इसका केवल चैनल दिखाई देगा। चैनल समझते हो ना, वो एक सक्रिय संरचना जिसमें पानी बहता है। अब काफी समय से वहां पानी नहीं आया तो लोगों ने क्या किया, उसमें भराव कर दिया और उस चैनल को बंद करके यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। अब तुम एक बात बताओ, तुमने ये जो बिल्डिंग बनाई है
यह सी और डी नदियों के कैचमेंट एरिया में ही बनाई है, पर बेचारी सी और डी नदियों में अभी पानी तो है नहीं, क्योंकि यहां पे वर्षा नहीं हुई। अब तुमने यहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिया, तंबू तान लिए। कैचमेंट एरिया में जब तुम बनाओगे कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पानी बरसेगा तो ये पानी बहकर जाना तो इन नदियों में ही था, पर तुमने तो कैचमेंट एरिया कवर कर लिया, तो ये पानी पहले नदियों में जा सकता था, वो नदियों में नहीं जाएगा। तो यही पानी इस एरिया में आत्मा की तरह भटकेगा, और तुम्हारे जहां बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहां आ जाएगी बाढ़, और जहां बिल्डिंगें होती उसे शहर कहते हैं, तो ऐसी बाढ़ कहलाएगी शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि हमने कैचमेंट एरिया का उल्लंघन किया, और जब कैचमेंट एरिया का उल्लंघन करेंगे तो बाढ़ हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये देखिए यहां पे तुमने ये रोड बना दी माड़ भैया, ये देखो तुम लोग कौन हो, तुम लोग का मतलब मैं भी शामिल हूं इसमें, मैं कोई एलियन नहीं हूं। ये जो रोड बनाई है, ये जो तुमने घर बनाए हैं कहां बनाए हैं? कैचमेंट एरिया में। अगर ये रोड ना होती, ये घर ना होते, तो पानी बहता हुआ उस एरिया में जाकर जाता जहां इसको जाना था। चूंकि तुमने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, तो यहां का पानी यहां रह गया, यहां का पानी यहां रह गया, जहां पानी को जाना चाहिए था वहां पानी नहीं जा पाया, तो तुम बाढ़ से ग्रसित हो जाओगे। ये घर कहां बने हुए हैं? कैचमेंट एरिया में। तो जो तुमने अभी बाढ़ का फोटो देखा है वो इसी का तो है। तो अब बताओ कैचमेंट एरिया समझ में आया कि नहीं आया? नदी भले ही 500 मीटर दूर हो तुम्हारे शहर से, पर तुमको यह समझना चाहिए कि जब हमारे शहर में पानी बरसता है तो वो शहर का पानी नालों से होते हुए फिर बड़े बड़े नदियों में जाके मिलता है। अगर वो नाले बंद कर दिए जाएंगे तो वो जो पानी बहकर नदियों में जाना था, वो नाले बंद होने की वजह से वहीं पर रह जाएगा, और हमारे शहर में बाढ़ आ जाएगी, जिसे हम शहरी बाढ़ कहेंगे। तो जो गैर नियोजन आर्थिक विकास हो रहा है, मन चाहा वहां बिल्डिंग बना दी, मन चाहा वहां खुदाई कर दी, रोड बनाने में लगे हुए हैं, नाले बनाए नहीं। तो जब जब पानी बरसता है तो हम देखते हैं कि हम बाढ़ का शिकार हो गए। हमारे गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली जैसे शहर, बेंगलुरु जैसे शहर अच्छे उदाहरण है इसके। क्यों? क्योंकि तुमने उनका कैचमेंट एरिया बदल दिया। भाई पानी वर्षा से ही तो बाढ़ आती है। अखबारों में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर क्यों चर्चा में आते हैं? क्योंकि वर्षा आई है, और वर्षा तो वही 3-4 महीने ही आती है, और जब जब वर्षा आएगी तब तक तुमने उनके कैचमेंट एरिया को रोक लिया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, तो तुमको बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। तो अब बताओ कैचमेंट एरिया का मतलब समझे? कैचमेंट एरिया का मतलब वह क्षेत्र जहां से किसी नदी को जल प्राप्त हो सकता है किसी भी माध्यम से। बोलो तारा रारा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसमें एक अगला शब्द कि सर हमको तो कैचमेंट एरिया यहां तक क्लियर हो गई चीजें जो आपने बातें समझाई। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। मैंने क्या बोला? बोलो तारा रारा। नहीं, तारा रारा कुछ नहीं बोलना है, फ्लो फ्लोम भूल गया हूँ मैं। होता क्या है कि रात में ज्यादा पी लो ना तो दिन में क्या नशा रहता है उसका, है ना। अपन क्या बेवड़े आदमी है, और तुम्हें मेरे बेवड़ेपन से क्या लेना बे? तुम्हें समझ में आ रहा है ज्योग्राफी तो ठीक है, नहीं तो लंबा रास्ता नापो, कहीं और पढ़ो जाके। मैं तो सीधे बोलता हूँ ये यूट्यूब छोड़ो, टीचर छोड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सिलेबस अच्छे से लगाओ। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बेस बना के अपने खुद के नोट्स बनाओ। किसी टीचर के तुम्हें पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन होगा घर बैठे, बिना कोचिंग के, बिना वीडियो देखे, बिना एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदे। पर उसके लिए मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर है नहीं। मक्कार हो इसलिए तो वीडियो देख रहे हो। देखो मेरा क्या जा रहा है, आई बात समझ में यहां तक? अब अगला पॉइंट, सर रिवर कैचमेंट एरिया समझ में आया। रिवर बेसिन क्या है? कुछ नहीं है, ये जो मुख्य नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जितना एरिया कवर किया जा रहा है वो पूरा का पूरा एरिया इस नदी का बेसिन कहलाएगा। यानी कि ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। सपोज करो कि यहां पर कोई एक पहाड़ी है, इस प्रकार से ये पहाड़ी मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये पहाड़ी है इस प्रकार से। इस पहाड़ी के
इस वाले ढाल से ये वाली नदी निकली ये, लेकिन इस वाली ढाल से दूसरी नदी निकल रही है, और इस नदी की भी कई सारी फिर सहायक नदियां होंगी। तो इस हिसाब से इस नदी का भी एक अपना बेसिन होगा। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, एक बेसिन ये रहा जिसका नाम एक्स है, एक बेसिन ये रहा जिसका नाम वाई है। अब वाई वाला बेसिन बहुत बड़ा है, एक्स वाला छोटा है, पर ये दोनों बेसिन इस पहाड़ी से अलग हो रहे हैं, इसी को तो जल विभाजक कहेंगे। जब किसी स्थलाकृतियों के द्वारा दो जल राशि या बेसिनों को अलग कर दिया जाए तो उसे जल विभाजक कहते हैं। अब बेसिन क्या है कि मुख्य सरिता और उसकी सहायक सरिताओं के द्वारा जितना क्षेत्र कवर कर लिया जाता है उसको हम बेसिन कहते हैं। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पर क्या हुआ करता था याद करो, तालाब था, तो बेसिन के अंदर तालाब होगा। यहाँ पर क्या हो रही थी याद करो, वर्षा, तो बेसिन के अंदर कैचमेंट एरिया हो सकता है। बोलो हाँ या ना। अब मैं ये कह रहा हूं समझना, मैं यहाँ तालाब पे खड़ा हूं अंदर, तो तुम बोलोगे कैचमेंट एरिया में खड़े हो, लेकिन साथ ही साथ कहाँ खड़ा हूं, बेसिन में, क्योंकि यही तालाब बेसिन है, यही कैचमेंट एरिया है। अब मैंने यहाँ पे घर बनाया, देखो ध्यान से, तो ये जो मैंने घर बनाया है ये इस तालाब से दूर है, यानी कैचमेंट एरिया से दूर हूं मैं, पर ये घर बनाया कहाँ मैंने, बेसिन में। तो बेसिन बड़ा होता है, उसके अंदर कैचमेंट एरिया हो सकते हैं। सभी कैचमेंट एरिया बेसिन होंगे, सही बात है, पर सभी बेसिन कैचमेंट एरिया हो ये जरूरी नहीं है, कुछ बेसिन सूखे भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो बेसिन भी समझ में आ गया, कैचमेंट एरिया भी समझ में आ गया। अब इसमें एक पॉइंट समझना, जिसे बोलते हैं जल संभर। कुछ नहीं है, जो बेसिन होता है नदी का उसका छोटा आकार जल संभर कहलाता है। या मैं ये कहूं, यहां पर तुमको जो पूरा विस्तृत चित्र दिख रहा है, इसमें ये नदी तो दिख ही रही है, साथ में ये जमीन भी दिख रही है आसपास की, तो नदी के अलावा आसपास की जमीन पहाड़ियां दिखाई दें तो ये कहलाता है बेसिन। और केवल नदी की अगर मैं बात करूं, जूम करके केवल नदी दिखाई दूं तो ये कहलाएगा जल संभरण। सर हम नहीं समझे, एक बार डायग्राम से समझाओ। आप समझिए, ये तुमको क्या दिख रहा है बताइए, ये है बेसिन, कैसे समझ में आया? ये मुख्य धारा है, ये इसकी सहायक धारा है, यहाँ पे ये तालाब है, तो बताओ ये तालाब क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। यहां से देखो शहरों से पानी आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। इस घर से पानी आ रहा है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। पर अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो ये बेसिन, ये क्या है, बेसिन, ये क्या है, बेसिन। यहां पेड़ों से पानी बरस के आ रहा है तो ये कैचमेंट एरिया, ये भी क्या है, कैचमेंट एरिया। ये फसल बताओ कहां हो रही है, बेसिन में, पर इस फसल का पानी अगर तालाब में जाएगा, जब खेत में लगाते हैं, तो ये कैचमेंट एरिया। अब तुमको पहचानना हो कि बेसिन और कैचमेंट एरिया में क्या डिफरेंस है, तो समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा जो तुमको दिखाई दे रहा है इमेज गोले रंग में, ये पूरा बेसिन है। यानी इस पहाड़ी पे खड़ा हूं तो ये बेसिन है, ये पहाड़ियां इस बेसिन का हिस्सा है। लेकिन यहां पर देखो पानी बरस रहा है, दिख रहा है बेटा दिखते हुए, तो ये हो गया कैचमेंट एरिया, साथ ही साथ बेसिन भी है। पर यहां पर पानी नहीं बरस रहा है तो ये केवल बेसिन है, कैचमेंट एरिया नहीं है। अब देखो इस बिल्डिंग से पानी निकल रहा है और होते हुए कहां जा रहा है, नदी में, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग वाला एरिया कैचमेंट कहलाएगा इस नदी के लिए, पर साथ ही साथ बेसिन भी तो है। तो तुम ये बोल सकते हो कि ये जो बिल्डिंग है ये कैचमेंट एरिया में बनी है, तो अपने आप इमेजिन हो जाएगा कि ये बेसिन में है। लेकिन अगर मैं कोई बिल्डिंग यहां बनाऊं तो ये बेसिन में है, पर ये कैचमेंट एरिया में नहीं है। ठीक, ये देखो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों की वजह से बादल आकर्षित हुए और पानी बरसा और यहां से पानी इधर पहुंचा, तो ये पेड़ तो लगे हैं बेसिन में, पर इससे पानी की भी सप्लाई हो रही, तो ये कैचमेंट एरिया भी हो गया। अब देखो यहां पर कृषि हो रही है, कहां हो रही है, नदी बेसिन में हो रही है। पर कृषि में जो पानी लगाया जाएगा खेतों में, तो खेत का पानी कभी कभी नाली के माध्यम से तालाबों तक जाता है, खेत फूट जाते हैं। तो अगर पानी तालाब में जाएगा तो इस तालाब के लिए कैचमेंट एरिया हुआ या नहीं हुआ? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कैचमेंट एरिया और बेसिन में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। इस चीज को समझिए कि सभी कैचमेंट एरिया बेसिन हो सकते हैं, पर सभी बेसिन कैचमेंट एरिया हों ये जरूरी नहीं है। अब ये पॉइंट देखो यहाँ पे, बताओ ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है। तो ये लाइन जो डॉट 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 सफेद रंग की दिख रही है, ये पूरी लाइन जो मैं कवर कर रहा हूं, ये इस नदी का बेसिन है। बताओ मैं कहां खड़ा हूं, जल्दी बोलो, बेसिन में। कहां खड़ा हूं, बेसिन में। अब मान लो यहां से नदी का उद्गम हो रहा है, तो ये बेसिन तो है, साथ ही साथ क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। बोलो क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। बोलो क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। बोलो क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। पर ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, बेसिन। अब मुद्दा ये है कि बेसिन में
और वाटर शेड जिसे हम बोलते हैं जल संभर, इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत डिफरेंस समझना। यहां पर तुमको ये क्या दिख रहा है, नदी नाला जो भी दिखाई दे रहा हो, मान लो ये नदी है, पर नदी तो जल है ना, तुमको जल राशि दिख रही है बेटा, साथ ही साथ तुमको ये दिख रहा है जमीन, देखो यहां पे ये दिख रहा है जंगल, ये दिख रहा है तालाब। तो तुम्हें जब ये इमेज दिखाई तो इसमें केवल तुमको नदी नहीं दिखाई दी, नदी के जल के अलावा और भी अन्य चीजें इस फोटो में दिखाई दे रही हैं। तो इस हिसाब से ये बेसिन है, मतलब बेसिन के अंदर जल शामिल होता है। वाटर शेड का मतलब है केवल जल वाली स्थलाकृति, मतलब वह क्षेत्र जहां से जल होकर बह रहा है वही है वाटर शेड। तो इस मैप में अगर आप देखोगे बेटा, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं मैं कहीं, इस मैप में देखोगे तो अगर मैं बोलूं इसमें वाटर शेड क्या है, तो तुम बोलोगे इसमें सर वाटर शेड वो है जहां से ये नदी बह रही है, मतलब यही वाला एरिया वाटर शेड कहलाएगा। पर अगर मैं इसको बेसिन बनाना चाहूं तो ये प्लस ये वाला एरिया जोड़ दूं तो बेसिन हो जाएगा, इतना अंतर है। तो अगर बेसिन छोटा कर दूं तो वाटर शेड है, बड़ा कर दूं तो फिर बेसिन हो जाएगा। नदी द्रोणी हिंदी में कहते हैं। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने इन शब्दों पे अच्छे से चर्चा कर ली। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बहेत किसे कहते हैं, जल संभर किसे कहते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं, जल विभाजक तो आपको इमेजिन हो ही गया, दो स्थलाकृतियों को अलग करने वाला। नहीं हुआ है तो इस इमेज को देखो। जैसे हम लोगों ने पर्वत पढ़े थे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कटक है। कटक क्या होते हैं पढ़ा है। अब इस कटक से एक नदी इधर की ओर भगी और एक नदी इधर की ओर भगी, तो ये पूरा जो है ये एक अलग नदी बेसिन है, बोलो हाँ या ना। और ये वाला है ये एक अलग नदी बेसिन है। तो इस स्थलाकृति में दो नदी बेसिन दिख रही हैं, इसका नाम x है, इसका नाम y है, और ये दोनों नदी बेसिन एक पहाड़ी के द्वारा अलग हो रही हैं। तो यही पहाड़ी जो कहलाता है वो जल विभाजक कहलाता है। अब हमसे भारत की जल विभाजक रेखा के बारे में पूछेगा तो इसको ऐसे डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाटर डिवाइडर है। अब इस वाटर डिवाइडर को मैं क्या करना चाहूंगा, एक इमेजिनरी लाइन मान लेता हूं कि यहाँ पर्वत नहीं है, एक लाइन है। अब इस लाइन के इधर एक नदी बेसिन है, इस लाइन के इधर नदी बेसिन है। अगर इसको मैं भारत के मैप पे उकेरना चाहूं तो कैसा उकेरूंगा और कैसा दिखाई देगा ये भारत के मैप पर हमको। मान लो ये भारत का मैप है, मोटा मोटा ऐसा छोटा समझ लो। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि यहां पे बताओ कौन था, सर ये हिमालय है, वेरी गुड। यहां पे ये कौन है, ये अरावली है। ये कौन है, ये विंध्याचल है। ये कौन है, ये सतपुड़ा है। इधर कौन है, ये पश्चिमी घाट है। अगर आप देखोगे तो बस इसी के सहारे एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ करूंगा, वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं है। यानी इस हिमालय के ऊपर यहां पर एक अलग नदी बेसिन है और इसके नीचे एक अलग नदी बेसिन है। आई बात समझ में? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, ये एक लाइन तो ऐसी पैरेलल गई, इस लाइन के ऊपर नदी बेसिन अलग, नीचे नदी बेसिन अलग, फिर एक लाइन ऐसी ड्रॉ होगी, इस लाइन के इधर नदी बेसिन अलग, इधर नदी बेसिन अलग, फिर एक लाइन ऐसी ड्रॉ होगी और फिर एक लाइन ऐसी ड्रॉ होगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये है भारत में जो जल विभाजक काल्पनिक रेखा है। यानी इस लाइन के ऊपर सिंधु नदी है, नीचे गंगा नदी है। इस लाइन के इधर लूनी नदी है और इधर चंबल नदी है। इस लाइन के ऊपर चंबल नदी है, नीचे नर्मदा नदी है। इस लाइन के इधर दूसरी नदी है, इधर दूसरी नदी है। इस लाइन के इधर कृष्णा कावेरी गोदावरी है, इधर बैतरणी फलाना ढिकाना है। तो इस प्रकार से काल्पनिक जल विभाजक रेखा है जो भारत के भूगोल में जब पढ़ेंगे, जल्दबाजी में बना दिया है तो वहां पे हमारा काम हो जाएगा। यहां तक तो बोलो रे, समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आ गई है तो अब हमारे लिए क्लास आसान है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था फिर से देखो क्लास में, हमने आपसे कहा था कि जब अपवाह पढ़ेंगे फिर अपवाह के प्रकारों को देखना पड़ेगा। अब जो अपवाह के प्रकार हैं वो दो प्रकार के, एक होता है क्रमवर्ती, इंग्लिश में से कहते हैं सिक्वेंट, एक होता है अक्रमवर्ती, इनसिक्वेंट। अब अपवाह का मतलब ड्रेनेज समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे रिवर्स कर लो। अब 10 मिनट में पूरा क्लास खत्म होने वाला है, पार्ट 1। क्रमवर्ती जो सरता है इसके कई प्रकार हैं, अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट, परवर्ती सबसिक्वेंट, प्रतिवर्ती ऑब्सिक्वेंट और नवानुवर्ती रिसिक्वेंट। बस इसमें ये कह रहा हूं रे समझना कि मानो एक मुख्य नदी है, ये रही मुख्य नदी, ये मुख्य नदी है लो।
इस मुख्य नदी को मैं कह रहा हूं क्रमवर्ती। क्रमवर्ती का मतलब ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हों। खत्म बात। ढाल के अनुसार बहती हों। अरे कच्चे अपने चबूतरे पर या कच्ची जमीन पर पानी फैला दो, तो जहां ढाल होगा पानी वैसे ही तो लहराता हुआ जाएगा, ऐसे सांप की तरह। और जब पानी या नदी ऐसे लहराती है तो इसे भूगोल में विसर्पण कहते हैं, जो आगे सीखोगे अगली क्लास में आप लोग, अभी टाइम है इसमें। क्या कहते हैं इसको? विसर्पण कहते हैं। तो मान के चलो कि ये एक नदी है और ये नदी की मुख्य धारा है। इस मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? अनुवर्ती नदी। ये है अनुवर्ती नदी। यानी कि क्रमवर्ती का मतलब ऐसी क्रमवर्ती नदी जो मुख्य धारा के रूप में जानी जाती हो, उसको अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। अब ये अनुवर्ती को उदाहरण के लिए समझना गंगा, थोड़ी देर के लिए समझ लो गंगा। अब इस गंगा की कोई सहायक कौन सी है? मेन बोलो सर। इस गंगा की सहायक है यमुना। अब इसमें आके यमुना जुड़ती है, तो यमुना का मतलब अनुवर्ती की सहायक, और ऐसी नदी जो अनुवर्ती की सहायक हो उसको परवर्ती कहा जाता है, सबसिक्वेंट। तो परवर्ती का मतलब अनुवर्ती की सहायक को परवर्ती कहेंगे। अब सोचो इस यमुना में जाकर कौन मिल रहा है? चंबल मिल रहा है। कौन मिलेगा? चंबल। जो परवर्ती की जाके सहायक बनेगी उसको बोलेंगे नवानुवर्ती। क्या बोलेंगे? नवानुवर्ती। लेकिन सोचो कि एक नदी ऐसी है जो इस दिशा में बहकर जा रही है ऐसे, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और मुख्य नदी का डायरेक्शन इधर की ओर है। तो ये जो सहायक नदी है, जो कि सहायक की सहायक है, इसकी दिशा मुख्य नदी की दिशा के बिल्कुल विपरीत है, तब इसको कहा जाता है प्रति अनुवर्ती ऑब्सिक्वेंट। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनमें जो मैंने लिखा है उसको देख लो। क्रमवर्ती का मतलब बताओ क्या कहते हैं? क्रमवर्ती का मतलब ढाल के अनुसार बहती हो, सिखाया है। भौमिकीय संरचना में समायोजन कर सकती हो। भौमिकीय संरचना का मतलब जैसी ढाल वैसा रूप कर लेती हो वो अपना। ढाल तीव्र है तो गति तीव्र कर लेंगी, ढाल टेढ़ी मेढ़ी है तो उनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसार या उसकी संरचना के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं उनको क्रमवर्ती नदी कहते हैं, या मैं कहूं भौमिकीय संरचना से समायोजन कर लेती हैं, जैसे कि गंगा नदी तंत्र में इसका अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अब इस क्रमवर्ती नदी के कई सारे प्रकार थे, जैसा कि मैंने बताया। अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट, ढाल के अनुरूप बहेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह अनुवर्ती है तो क्रमवर्ती का ही हिस्सा। तो क्रमवर्ती की जितनी भी नदियां लिखेंगे सब ढाल के अनुसार बहेंगी। इसका उपनाम क्या है? नतिसरता भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिप स्ट्रीम। इसका जो उद्भव होता है वो अविनतियों में भी होता है और अपनतियों में भी होता है। अविनतियों में भी होता है और अपनतियों में भी होता है। अब अविनति ऊपर उठने वाला, अपनति नीचे वाला, समझ पा रहे हैं? तो जो नदियां अविनतियों में यानी घाटियों में बहती हैं उनको कहते हैं अनुदैर्घ्य अनुवर्ती नदी, और जो इस प्रकार से शीर्ष पर बहती है, कटकों पर बहती है, उसको कहते हैं पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदी। और जब ये पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदी नीचे उतरकर अपनी दूसरी सहायक नदी से मिलती है तो सामान्यतः 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लिख सकते हो कि पार्श्ववर्ती जो नदियां हैं वो समकोण पर मिलने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से अनुवर्ती में आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर है परिवर्ती नदी, जो कि अगला था। मैंने बताया था कि यह अनुवर्ती की सहायक है, या मैं कहूँ सहायक की सहायक है। इसका जो उद्भव होता है वो पार्श्व अनुवर्ती की तरह होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो समानांतर भी हो सकती है और समकोण भी हो सकती है, यानी ऐसे 90 डिग्री का भी कोण बना सकती है और समानांतर पे आकर भी मिल सकती है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब है प्रति अनुवर्ती ऑब्सिक्वेंट। मैंने बताया था कि यह अनुवर्ती या परिवर्ती की सहायक हो सकती है। इसकी दिशा मुख्य धारा के बिल्कुल विपरीत होती है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है, और इसका प्रभाव जो है वो शिवालिक में देखने को मिलता है। अब है नवानुवर्ती रिसिक्वेंट। यह परिवर्ती की सहायक है, दिशा मुख्य धारा के समानांतर, उद्भव बलित संरचना में होता है और द्वितीय अपर्दन चक्र से प्रभावित होता है। आक्रमवर्ती, आक्रमवर्ती का मतलब आप इस डायग्राम को वापस से देखें। जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्रमवर्ती का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। अब हम आ गए हैं आक्रमवर्ती इंसिक्वेंट। इसमें दो होते हैं, एक होती है पूर्ववर्ती और एक होती है अध्यारोपित। क्या होती है आक्रमवर्ती? प्रवाह ढाल का अनुरूप नहीं करती, स्थलाकृतियों को काट कर बहती हैं,
यह भौमिकीय संरचना से समायोजन नहीं करती, जस्ट उसका उल्टा। इसमें दो प्रकार होते हैं, पहला है पूर्ववर्ती, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कैसे उद्भव होता है? स्थल खंड के उत्थान से पूर्व इनका जन्म हो चुका है। सर इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आप ऐसे समझो, वही अपना रटा रटाया कॉन्सेप्ट, ऐसे पृथ्वी को इमेजिन कर लो, बोलो हाँ या ना। सपोज करो कि कोई एक नदी है, वो इस क्षेत्र से उद्भव हो चुकी है और वो नदी ऐसे जा रही है, ऐसे रास्ते में कोई नहीं है। फिर अचानक से अंतर्जात बल लगता है और यहां पर एक नई पर्वत या नया स्थलाकृति का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नदी है वो इसके पहले से ही बह रही थी। अब ये नदी कहती है इस पर्वत से बेटा हट जा, पर्वत कहता है कि अपना मार्ग बदल लो, मैं अब बीच से हटने वाला नहीं हूं। तो नदी कहती है बेटा मैं पहले से ही बह रही हूं, तू मेरे सामने पैदा हुआ है, हट जा नहीं तो चीर के निकल जाऊंगी बीच से। पर्वत मानता नहीं है। तो होता क्या है कि मान लो ये नदी ऐसे जा रही है, सपाट है, ये पर्वत है। अब इस पर्वत ने नदी की बात नहीं मानी और नदी ने भी पर्वत की बात नहीं मानी, दोनों में लड़ाई हुई। पर्वत ने ऊपर उठना शुरू किया, नदी तो पानी है, पर्वत ऊपर उठता गया, नदी उसको चीरती चली गई। उसने अपना मार्ग नहीं बदला, पर्वत ऐसे फट गया। तो अंत में पर्वत दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये मार्ग जो बन जाता है इसको गॉर्ज या फिर दर्रे कहा जाता है। इसीलिए जहां नवीन वलित पर्वत हैं या फिर जहां पर स्थलाकृतियों का उत्थान हो रहा है, वहां पर जो नदियां पहले से ही बह रही हों, फिर उनके सामने कोई स्थलाकृति बनती हो तो उनको काट कर बहकर नई स्थलाकृति बनाकर अपना मार्ग बनाती हों, उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो उद्भव है वो स्थल खंड के उत्थान के पूर्व है, यानी कि पर्वत नहीं बना या कोई स्थलाकृति नहीं बनी। अच्छा, इनके उपनाम बताओ या अन्य नाम बताओ। इनको विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती भी कहा जाता है। इनकी प्रकृति क्या है? ये ढाल का अनुसरण नहीं करती, बड़ी जिद्दी प्रकार की होती हैं। अगर इनके मार्ग में कोई आया तो ये काट के चली जाएंगी। और इनके उदाहरण मिलते हैं हमको हिमालय में। हिमालय में आप जानते हैं कि एक होता है ट्रांस हिमालय, फिर मुख्य हिमालय में तीन होते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम मुख्य हिमालय की तीन श्रेणियों को ले लेते हैं। तो तीनों श्रेणियों को कौन काटती है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों पूर्ववर्ती नदी का सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर अब आते हैं इन दो पर जो लघु और शिवालिक हैं। दो को कौन काटती हैं? झेलम, यमुना और रामगंगा। फिर केवल वो नदियां बताइए जो पूर्ववर्ती का उदाहरण है लेकिन शिवालिक को काटती हो, तो गोला, कमला और राप्ती। ताप्ती और राप्ती में अंतर है, ध्यान रखना। तो अगर आप पूर्ववर्ती नदियों में 5 नंबर में आए और इस प्रकार से अगर लिख कर आप चले आए तो मेरे को लगता है कि पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला आता है इसका दूसरा प्रकार, पूर्वारोपित, सुपर इम्पोर्ट। तो इसकी प्रकृति क्या है? सेम, ये भी ढाल का अनुसरण नहीं करती। तो सर इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है, पूर्ववर्ती में जो स्थलाकृति बनी है वो नदी के सामने बनी है। इसमें क्या है? स्थलाकृति पहले से ही बन चुकी है, पर नदी मार्ग का अनुसरण नहीं करेगी, वो उस स्थलाकृति को काटेगी जो पहले से बन चुकी है। बस इतना फर्क है। तो इसमें भी ढाल का अनुसरण नहीं होता। उद्भव स्थल स्वरूप निर्माण के बाद, और इसका अन्य नाम है अध्यारोपित नदी। अगर उदाहरण देखे जाएं तो 3 उदाहरण सुन लो आप। चंबल घाटी मध्य भारत पठार पर अध्यारोपित नदी करती है, उदाहरण देती है। स्वर्ण रेखा नदी डालमा पहाड़ी को काटकर अध्यारोपित का अच्छा उदाहरण देती है, क्योंकि डालमा पहाड़ी एक प्रकार से निक्षेपित लावा निक्षेपित पहाड़ियों में आती हैं जो बाद में निर्मित हुई हैं। समझ पा रहे हैं? और सोन नदी यह रीवा के पठार के दक्षिण में अध्यारोपित नदी का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आ जाइए अपवाह प्रतिरूप को लेकर। अब अपवाह प्रतिरूप का मतलब मैंने आपको शुरू में समझा दिया, डिजाइन। इतने प्रकार के अपवाह प्रतिरूप हैं, और भी कई प्रकार हैं। अब अपवाह प्रतिरूप में क्या है, कैसे करना है, उनको समझ लीजिए आप एक बार। ये देखते हैं अपवाह प्रतिरूप। जैसे मैंने कहा डेंड्रेटिक, नाम लिख दिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में, आप समझ जाइएगा, देख लो एक बार, निहार लो अच्छे से। तो डेंड्रेटिक जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये वाला है रेडियल, ये वाला है ट्रेलिस, ये है रेक्टेंगुलर। इस प्रकार से हमको दूर से देखेंगे तो बेसिन ऐसे दिखाई देंगे। अब ये भी बेसिन है, ये भी बेसिन है, ये भी बेसिन है, ये भी बेसिन है, बस डिजाइन अलग अलग है, इसीलिए इनको अपवाह प्रतिरूप के रूप में पहचाना जा रहा है। अब सभी अपवाह प्रतिरूप को कैसे लिखना है? मान लो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप आ गया तो ऐसे लिख के आना, संरचना ज्यामिति है, मिलन बिंदु समकोण पर, उदाहरण सिंह भूमि की नदियां। अच्छा सर वृक्षाकार अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे? संरचना वृक्ष के समान,
मिलन बिंदु सभी दिशाओं में, स्वरूप द्विविभाजित, उद्भव क्षेत्र ग्रेनाइट वाले सेलों में। उदाहरण गंगा, गोदावरी, कावेरी, कुल मिला के प्रायद्वीप और गंगा के मैदान की नदियां। अच्छा, अगला आ जाए, चक्रीय या आरी या अपकेंद्रीय, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल। दशाएं गुंबदाकार, इसका मतलब इस प्रकार से, जैसे कि अमरकंटक में देखो, कहीं से सोन नदी कहीं जा रही है, जोहिला कहीं जा रही है, अमरकंटक से नर्मदा, तो इस प्रकार से अच्छा उदाहरण माना जाता है क्योंकि इसका प्रवाह चारों ओर होता है। समानांतर में आ जाओ, पैरेलल, प्रकृति एक दूसरे के समानांतर, क्षेत्र सागरीय और कोस्टा मैदानों में। उदाहरण है इसका पश्चिमी घाट, जब आप पश्चिमी घाट पे खड़े हो जाते हो ना बेटा इस प्रकार से, तो नदियां ऐसे जाकर गिर रही होती समानांतर। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में अपलेशियन से गिरने वाली पोटोमैक, हडसन इत्यादि नदियां, हडसन का मतलब हडसन नदी है। अभिकेंद्रीय क्षेत्र उच्च भूमि से घिरा हुआ है, अवतलित भाग, मिलन बिंदु चारों दिशाओं में है। उदाहरण बताओ, लद्दाख क्षेत्र में बनेगा ये। बलयाकार कहाँ बनता है, चापाकार इसका मार्ग होता है, प्रतिरूप बलयाकार होता है, प्रकृति परिवर्ती धारा होती है। उदाहरण क्या है, नीलगिरी पिथौरागढ़ का क्षेत्र, यहाँ पर इस प्रकार की प्राप्ति होती है। कंटकी प्रतिरूप प्रवाह विपरीत होता है, प्रकृति गुंथित वितरिका के रूप में। उदाहरण क्या होती है, ब्रह्मपुत्र। भूमिगत अपवाह में चूना प्रदेश में, प्रकृति आंतरिक प्रवाह, उदाहरण इंग्लैंड के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब अगला जो है वो है हमारा नदी कोर्स। अब इस पे क्लास बताएंगे और इसमें बनने वाली स्थलाकृतियों की बात करेंगे। नदी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए।